नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी। हाँ, हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल और सेंसस के आंकड़े हैं। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और समझें कि मध्य प्रदेश की ये जो जनजातीय विविधता है, ये इतनी अनूठी और महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल, इन दस्तावेजों के आधार पर ही देखेंगे कि कौन सी जनजातियां प्रमुख हैं, कहाँ रहती हैं वो ज़्यादातर, उनकी जनसंख्या कितनी है और हाँ, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या दिखती है इन स्रोतों में। सही कहा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मध्य प्रदेश की सामाजिक बुनावट का एक बेहद अहम पहलू है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बुनियादी मगर बहुत जरूरी बातों से। ये जानना काफी रोचक है कि पूरे भारत में अगर संख्या देखें तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी मध्य प्रदेश में ही है। हाँ, 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि यहाँ 1,53,00,000 से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। 1,53,00,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और ये राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 21.09% है। मतलब आप समझ लीजिए, हर 5 में से एक व्यक्ति। हर 5 में से एक? हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में राज्य के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को दिखाता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो इन स्रोतों से निकलती है, वो है इनका निवास स्थान। हाँ, सही कह रहे हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये आबादी ज्यादातर ग्रामीण है। बिल्कुल, करीब 93.19% आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में कितना फिर? शहरी क्षेत्रों में उनकी आबादी का सिर्फ 6.8% हिस्सा ही रहता है। सिर्फ 6.8%? हाँ, और ये आंकड़ा भारत में एसटीज के बीच शहरीकरण की सबसे कम दरों में से एक है। तो इससे पता क्या चलता है? देखिए, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली है, जमीन और जंगल से उनका जो गहरा जुड़ाव है, उसका एक साफ संकेत है। ये दिखाता है कि उनकी आजीविका, उनकी सामाजिक संरचना आज भी काफी हद तक ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है, शहरी जीवन से बहुत अलग। अच्छा, अब जरा लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। मतलब प्रति 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में ये आंकड़ा 984 है। हाँ, 984। ये राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर जरूर लगता है, लेकिन क्या पूरे राज्य में एक जैसी तस्वीर है? नहीं, यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। स्रोत बताते हैं कि एक तरफ बालाघाट जिला है, जहाँ 1021 है। हाँ, 1021, जो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ भिंड जिला है, जहाँ ये सिर्फ 898 है। बिल्कुल। तो ये जो जिले के स्तर पर अंदर है, ये बताता है कि स्थिति एक जैसी नहीं है। शायद स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारक असर डालते होंगे इस पर। हाँ, बिल्कुल, इस पर और ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। अच्छा, लिंगानुपात के बाद अब आते हैं साक्षरता पर। यहाँ जो आंकड़े दिख रहे हैं वो थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता दर सिर्फ 50.6% बताई गई है। हाँ, और ये राष्ट्रीय एसटी औसत जो 59% है, उससे काफी कम है। काफी कम। और इसमें भी जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है लैंगिक असमानता। पुरुषों की साक्षरता दर जहां 59.55% है, लगभग 60% कह सकते हैं। हाँ, वहीं महिलाओं में ये सिर्फ 41.5% है। सिर्फ 41.5%? ये तो बहुत बड़ा अंदर है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 41.5% का आंकड़ा सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक भागीदारी और खासकर अगली पीढ़ी की शिक्षा, इन सब पर असर डालता है। हाँ, ये बात तो है। शिक्षा तक पहुंच और अवसरों में यह असमानता साफ दिखती है। बिल्कुल। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के बीच, तो ये 25.20% रही। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, वृद्धि दर तो ज्यादा है, लेकिन इन्हीं स्रोतों में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? कुछ जिले हैं जैसे मंडला, शहडोल, अनूपपुर, भिंड और उज्जैन। यहाँ इसी दशक में, मतलब 2001 से 2011 के दौरान, अनुसूचित जनजातियों की आबादी में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। नकारात्मक मतलब आबादी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई? हाँ, घट गई। ये वाकई ध्यान खींचने वाला और कुछ हद तक हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या स्रोत कुछ बताते हैं? स्रोत इसके कारणों पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, लेकिन हाँ, नकारात्मक वृद्धि के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है उस दशक में इन जिलों से कहीं और पलायन हुआ हो।
माइग्रेशन। हाँ, या जनगणना के तरीकों में कुछ बदलाव आया हो, या फिर दुर्भाग्य से कुछ क्षेत्रों में मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा रही हो। लेकिन ये साफ है कि इन खास जिलों में स्थिति को और गहराई से समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं और उनका भौगोलिक फैलाव कैसा है उस पर ध्यान देते हैं। स्रोत बताते हैं कि राज्य में कुल 46 अनुसूचित जनजातियों को मान्यता मिली हुई है। 46? हाँ। हालांकि एक जगह ये भी लिखा है कि 2003 में 3 जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया को एसटी सूची से हटाया गया था। अच्छा। हाँ, पर उन्हें आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और वो पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल हैं। पीवीटीजीज की बात हम आगे करेंगे। ओके, तो अगर आबादी के लिहाज से देखें तो कौन से समूह सबसे ज्यादा प्रभावी हैं? सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। इसमें भिलाला, बारेला, पटालिया जैसी उप जनजातियां भी शामिल हैं। भील? हाँ, भील। इनकी कुल आबादी लगभग 59,93,000 है। करीब 60 लाख? हाँ, जो राज्य की कुल एसटी आबादी का करीब 39.08% है। मतलब 2/5 हिस्से से भी ज्यादा। बहुत बड़ा हिस्सा है ये तो। और ये कहाँ रहते हैं मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी हिस्से में केंद्रित हैं, खासकर धार, झाबुआ, खरगोन, जिसे पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, और अलीराजपुर जैसे जिलों में। अच्छा, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश को हम एक तरह से भील जनजाति का गढ़ कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आती है गोंड जनजाति। इनकी आबादी भी काफी बड़ी है, लगभग 50,93,000। ये भी 50 लाख से ज्यादा? हाँ, यानी कुल एसटी आबादी का करीब 33.25%। तो उसका मतलब ये हुआ कि अकेले भील और गोंड मिला के ही राज्य की लगभग 72% जनजातीय आबादी बनाते हैं। बिल्कुल सही। करीब 3/4 आबादी इन्हीं 2 समूहों की है। ये तो बहुत प्रभावशाली आंकड़ा है। अच्छा, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? गोंड जनजाति का फैलाव भीलों की तुलना में ज्यादा विस्तृत है। ये मुख्य रूप से विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में इनका प्रभाव ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो भील और गोंड के बाद कौन सी जनजातियां प्रमुख हैं? इनके बाद फिर कोल जनजाति का नंबर आता है। उनकी आबादी करीब 11,67,000 है, यानी 7.62%। कोल? हाँ। फिर आते हैं कोरकू, लगभग 7,30,000, 4.77%। उसके बाद सहरिया, करीब 6,14,000, 4.01%। सहरिया? हाँ। ये पीवीटीजी वाले भी हैं ना? हाँ, सहरिया पीवीटीजी में भी आते हैं। और फिर है बैगा जनजाति, जिनकी आबादी लगभग 4,14,000, 2.71% है। ये भी पीवीटीजी में है। अच्छा, तो ये मिलकर राज्य की जनजातीय विविधता को और समृद्ध करते हैं। क्या इन जनजातियों का भी अपना कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे भीलों का पश्चिमी मध्य प्रदेश है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हर जनजाति का अपना एक पारंपरिक निवास क्षेत्र साफ नजर आता है इन आंकड़ों में। जैसे कोल जनजाति ज्यादातर रीवा संभाग के जिलों में मिलती है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ओके, रीवा संभाग। हाँ। कोरकू जनजाति सतपुड़ा के दक्षिणी ढलानों पर, यानी खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा के कुछ हिस्सों में। और सहरिया जनजाति, जैसा कि स्रोत बताते हैं, राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में ज्यादा है, खासकर ग्वालियर संभाग के जिले जैसे शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अच्छा, ग्वालियर संभाग। तो ये भौगोलिक वितरण काफी दिलचस्प है। हाँ, ये मध्य प्रदेश की जनजातीय तस्वीर को और भी ज्यादा परतदार बनाता है। ये वितरण वाकई काफी स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां जनजातीय आबादी का प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है, जैसे अलीराजपुर में 89% आबादी एसटी है। हाँ, 89%। झाबुआ में 87%, बड़वानी में 69.4%। ये आंकड़े तो कमाल के हैं। कमाल के हैं, मतलब ये जिले लगभग पूरी तरह से जनजातीय बहुल हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, धार जिला। हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। हाँ, ये न केवल भील आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कुल एसटी आबादी के लिहाज से भी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा? कितनी आबादी है वहाँ? यहाँ 12,22,000 से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जो पूरे राज्य की एसटी आबादी का लगभग 8% है। 8% आबादी अकेले धार जिले में? हाँ। और इसके ठीक विपरीत कौन सा जिला है? ठीक विपरीत है भिंड जिला,
जिसका हमने लिंगानुपात और नकारात्मक वृद्धि के संदर्भ में भी जिक्र किया था। हाँ, भिंड। वहाँ एसटी आबादी का प्रतिशत मात्र 0.4% है। 2011 में वहाँ सिर्फ 6,151 आदिवासी थे। सिर्फ 6,000? हाँ। इसी तरह मुरैना और दतिया में भी ये 1% से कम है। तो ये जो चरम सीमाएं हैं, अलीराजपुर का 89% और भिंड का 0.4%, ये मध्य प्रदेश के भीतर जनजातीय आबादी के असमान वितरण को बहुत साफ दिखाती हैं। तो एक पैटर्न साफ उभरता है। राज्य के दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में जनजातीय आबादी ज्यादा घनी है। हाँ। जबकि उत्तरी मध्य प्रदेश में ये काफी कम है। बिल्कुल। और दस्तावेजों में जिलों को एसटी आबादी के प्रतिशत के आधार पर बांटा भी गया है, जिससे ये पैटर्न और साफ होता है। कैसे? जैसे 4 जिले ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा आबादी एसटी है: अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी। अच्छा, ये 4। हाँ। फिर 7 जिलों में ये 30 से 50% के बीच है, जैसे मंडला, धार, खरगोन। 10 जिलों में 20 से 30% के बीच है, और इसी तरह आगे भी। और प्रशासनिक तौर पर देखें तो राज्य के 7 संभागों और स्रोत के अनुसार 26 जिलों में जनजातीय आबादी पाई जाती है। और एक खास बात यह है कि कुल 89 विकास खंडों को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है। शेड्यूल्ड एरिया, इसका क्या मतलब है? ये वो इलाके हैं जहां जनजातीय कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू होती हैं। संविधान के तहत इन्हें विशेष दर्जा मिला है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इन दस्तावेजों में एक और बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी का जिक्र बार बार आता है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। हाँ, PVTGs। ये कौन से समूह हैं और इन्हें बाकी अनुसूचित जनजातियों से अलग क्यों माना जाता है? PVTGs, जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह या PTGs कहा जाता था, वो जनजातीय समुदाय हैं जो विकास के कई पैमानों पर दूसरे जनजातीय समूहों से भी ज्यादा पीछे रह गए हैं। ज्यादा पीछे? किस तरह से? इनकी पहचान कुछ खासियतों के आधार पर की जाती है, जैसे ये आज भी खेती के लिए बहुत पुरानी, मतलब पूर्व कृषि स्तर की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है, जो कि एक चिंता की बात है। इनमें साक्षरता का स्तर बहुत ही कम है और इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सिर्फ अपने गुजारे भर के लिए होती है, मतलब बाजार या नकदी आधारित कम होती है। ओके। इन कारणों से ये समूह बाहरी बदलावों और दबावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और कमजोर माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन-कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें ये PVTG का विशेष दर्जा मिला है? मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को PVTG के रूप में चिन्हित किया गया है: बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा, भारिया और सहरिया। हाँ, इन तीनों को राज्य में आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और इनके निवास स्थान के बारे में कुछ खास जानकारी है इन स्रोतों में? क्या ये भी किसी खास इलाके में रहते हैं? हाँ, इनके निवास स्थान काफी विशिष्ट हैं। जैसे बैगा जनजाति मुख्य रूप से बैगा चक कहे जाने वाले क्षेत्र में रहती है। बैगा चक, ये कहाँ है? ये मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जिलों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ एक पारंपरिक वन क्षेत्र है। अच्छा। भारिया जनजाति का मुख्य निवास छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में स्थित पातालकोट नाम की एक बेहद दुर्गम और गहरी घाटी है। पातालकोट, ये नाम तो सुना है जी। कहते हैं बहुत दुर्गम जगह है। हाँ, बिल्कुल। काफी समय तक बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी, और जैसा हमने पहले भी बात की, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से ग्वालियर संभाग के उत्तरी पश्चिमी जिलों में रहते हैं: श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना वगैरह। ठीक है। चूंकि ये समूह इतने कमजोर माने जाते हैं, क्या इनके विकास और संरक्षण के लिए कोई विशेष सरकारी व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल है। इनकी विशेष जरूरतों को समझते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लक्षित विकास के लिए विशेष अभिकरण, मतलब स्पेशल एजेंसी स्थापित की हैं। हर PVTG के लिए अलग? हाँ, हर PVTG के लिए एक अलग एजेंसी है। जैसे मंडला में बैगा विकास अभिकरण, छिंदवाड़ा में भारिया विकास अभिकरण और श्योपुर में सहरिया विकास अभिकरण। और इनका काम क्या होता है? इनका काम है कि वे इन समुदायों की जो विशिष्ट सांस्कृतिक और आर्थिक जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। ये PVTGs की पहचान और उनके लिए विशेष उपायों की प्रक्रिया काफी पुरानी है। ये 1960-61 के ढेबर आयोग और 1965 की लोकुर समिति की सिफारिशों से शुरू हुई थी। अच्छा, काफी पहले से। हाँ,
और हाल ही में 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस खाखा समिति की सिफारिशों के आधार पर इनके लिए आवास क्षेत्र यानी हैबिटेट एरिया की अवधारणा भी लाई गई है। हैबिटेट एरिया? हाँ, ताकि उनके पारंपरिक अधिकारों, उनकी संस्कृति और उनके संसाधनों की बेहतर ढंग से रक्षा की जा सके। वाकई पीवीटीजीएस की स्थिति और उनके लिए किए जा रहे प्रयास एक अलग ही ध्यान देने वाली बात है। हाँ, इन व्यापक आंकड़ों और वर्गीकरणों के बीच ये समूह हमें याद दिलाते हैं कि जनजातीय समुदायों के भीतर भी कितनी विविधता है और अलग अलग स्तर की चुनौतियां मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही विविधता एक तरफ भील और गोंड जैसे करोड़ों की आबादी वाले विशाल समुदाय, दूसरी तरफ पातालकोट जैसी दुर्गम घाटी में रहने वाले भारिया या बैगाचक के बैगा, यही मध्य प्रदेश की जनजातीय तस्वीर को इतनी अनूठी और जटिल बनाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम निष्कर्ष कर पहुंचे, स्रोतों में एक छोटी लेकिन दिलचस्प जानकारी और मिली थी। वो ये कि किसी जिले में कौन सी जनजातियां प्रमुख मानी जाएंगी, इसका भी एक नियम बताया गया है। हाँ, ये एक तरह का सांख्यिकीय नियम है। स्रोत बताते हैं कि अगर किसी जिले की टॉप की 4 जनजातियां मिलकर वहां की कुल एसटी आबादी का 75% से ज्यादा हिस्सा बनाती हैं, 75% से ज्यादा? हाँ, तो केवल उन्हीं 4 को जिले की प्रमुख जनजातियां माना जाता है। अच्छा, और अगर 75% से कम हो तो फिर टॉप की 6 जनजातियों को प्रमुख माना जाता है। ओके, ये तरीका शायद जिले की जनजातीय संरचना की जटिलता को समझने में मदद करता होगा। हाँ, शायद यही उद्देश्य होगा। चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं। आज हमने काफी कुछ देखा। भील और गोंड बेशक सबसे बड़े समूह है जो राज्य की लगभग 3/4 एसटी आबादी बनाते हैं। 72% करीब। हाँ, लेकिन कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा और जो बाकी 40 मान्यता प्राप्त समूह है, वो भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये महज अलग-अलग नाम नहीं है, ये अलग-अलग इतिहास हैं, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं और जीवन शैलियां हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी इस गहराई से समझा कि जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, बैगा, भारिया और सहरिया, उन पे खास ध्यान देने की जरूरत क्यों है। हाँ, उनके विशिष्ट निवास क्षेत्र, उनकी बहुत कम साक्षरता दर, उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और स्थिर या घटती आबादी, ये सभी कारक उनके सामने अनोखी चुनौतियां पेश करते हैं। महज संख्याएं नहीं है, नहीं, ये मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना की गहरी परतों को खोलने, यहाँ के मूल निवासियों के जीवन को, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों को, उनकी आकांक्षाओं और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को समझने की कुंजी है। हाँ, इन स्रोतों ने हमें 2011 की जनगणना के आधार पर एक बहुत विस्तृत और ठोस तस्वीर दी है। ये राज्य की जनजातीय स्थिति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु तो है ही। बिल्कुल, एकदम सही कहा। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सारी जानकारी, ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। तब से लेकर आज तक 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हाँ, काफी समय। तो सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान इन जनजातीय समुदायों के जीवन में क्या और कैसे बदलाव आए होंगे। उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है, अब स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ी है या नहीं, आजीविका के साधनों में क्या परिवर्तन हुए हैं। हाँ, और बढ़ते शहरीकरण, विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं जो चल रही हैं, सड़क और कम्युनिकेशन का विस्तार, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इन सब का उनके जीवन पर, उनकी सामाजिक संरचना पर, उनकी अनूठी संस्कृतियों पर क्या असर पड़ा होगा। बिल्कुल। क्या वो चुनौतियां जो 2011 में थीं, आज भी वैसी हैं या कुछ नई चुनौतियां सामने आई हैं? सही, ये वो सवाल है जिन पर आगे और खोजबीन और विचार विमर्श करने की जरूरत है, ताकि हम आज की स्थिति को और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।